दोस्तों एक बार फिर से अपन नए यूनिट की तरफ आगे बढ़ेंगे। यूनिट नंबर 11 वैश्वीकरण ग्लोबलाइजेशन इसका नाम है बीपीएस 134 में। तो दोस्तों सबसे पहले तो परिभाषा ही पढ़ लेते हैं। वैश्वीकरण का दूसरा नाम भूमंडलीकरण है। ठीक है। एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें दुनिया में विभिन्न देश आर्थिक तकनीकी सामाजिक शैक्षिक सांस्कृतिक राजनीतिक रूप से जुड़ते हैं। इसका उद्देश्य विभिन्न देशों के बीच व्यापार निवेश पर्यटन प्रौद्योगिकी सूचना व संचार शिक्षा संगठनात्मक विकास को मजबूत करना होता है। यानी कि ये दुनिया में जितने भी देश है ना, वो आर्थिक तकनीकी सामाजिक शैक्षिक रूप से जुड़ते हैं। ठीक है। क्यों जुड़ते हैं? क्योंकि इनको व्यापार अच्छा करना होता है, निवेश पर्यटन प्रौद्योगिकी अच्छा करना होता है। तो दोस्तों ये एक जुड़ाव की प्रक्रिया है वैश्वीकरण। समझे आप? वैश्वीकरण के कारण वर्तमान में संपूर्ण विश्व एक वैश्विक गांव बन गया है। दोस्तों ये जो वैश्विक गांव शब्द है, सबसे पहले मार्शल मैकलुहान द्वारा इसको गढ़ा गया था, यानी कि बनाया गया था इस शब्द को, वैश्विक गांव। दोस्तों रेलवे टेलीग्राफ टेलीफोन रेडियो इंटरनेट के आविष्कारों के कारण वैश्वीकरण की प्रक्रिया में तीव्रता आई है। वैश्वीकरण से मानव समाज पर्यावरण पर सकारात्मक तथा नकारात्मक दोनों प्रभाव पड़े हैं। मानव तथा समाज और तथा पर्यावरण पर वैश्वीकरण के कारण पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही प्रकार के इम्पैक्ट पड़े हैं, वो आगे देखेंगे अपन। वैश्वीकरण की विशेषताएं सुन लो। इस प्रक्रिया में दुनिया में व्यापार वाणिज्य ज्ञान प्रौद्योगिकी का प्रसार होता है। इससे मानव समाजों व देशों के बीच अंतर निर्भरता बढ़ती है। इससे अंतर्राष्ट्रीयकरण की प्रक्रिया बढ़ती है तथा राज्य की कठोर सीमाओं का महत्व नहीं रह जाता। इस प्रक्रिया के कारण दुनिया में आर्थिक ब्लॉक उत्पन्न हुए, जिसकी वजह से सदस्य राज्यों ने अपनी आर्थिक समृद्धि सुनिश्चित की है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में अब आर्थिक नीतियों समझौतों का महत्व ज़्यादा है। दोस्तों पहले तो 1990 से पहले युद्धों की और आर्थिक प्रगति की, ठीक है, कम सोचते थे और युद्धों की ज़्यादा सोचते थे। इस प्रक्रिया की वजह से लोगों वस्तुओं सेवाओं संस्कृति विचारों पूंजी सूचना का आदान प्रदान होता है। सूचना व संचार प्रौद्योगिकी यानी कि आईसीटी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के विकास के कारण इस प्रक्रिया में तेजी आई है। पूंजी प्रौद्योगिकी ज्ञान श्रम कौशल के कारण प्राकृतिक संसाधनों का दोहन हुआ तथा उपभोक्ता बाजारों की संख्या बढ़ी है। पहले राज्य एकमात्र कर्ता थे, लेकिन अब अन्य कर्ता महत्वपूर्ण हो गए, जैसे कि जो गैर सरकारी संगठन है या फिर अंतर्राष्ट्रीय नागरिक समाज और बहुराष्ट्रीय निगम। ठीक है। तो ये अन्यकर्ता ये आज के टाइम पर महत्वपूर्ण हो गए। अन्यकर्ता या फिर गैर राज्यकर्ता भी इनको कहते हैं। अब एमएनसी के कारण दोस्तों, ये जो एमएनसी बड़ी बड़ी कंपनियां होती है जैसे कि गूगल है, रिलायंस है, तो इनके कारण राज्यों के अधिकार व शक्तियां घट रही है। मतलब राज्यों की राजनीति प्रभावित होती है। इतना पैसा इतना पावर होती है इनके पास भी। इस प्रक्रिया में प्रत्येक राज्य लाभ लेना चाहता है वैश्वीकरण की प्रक्रिया में, लेकिन वर्तमान में संसाधनों पर नियंत्रण हेतु संघर्ष बढ़ रहा है। देखें आप, विभिन्न जो दुनिया के देश है जैसे कि चाइना और भारत और अमेरिका, ठीक है, प्राकृतिक तेल प्राकृतिक गैस और खनिज तत्वों की तलाश में ये विभिन्न देशों में मतलब अपना बाजार तलाश रहे हैं। इससे अनेक पर्यावरणीय समस्या भी उत्पन्न हुई है वैश्वीकरण के कारण। वैश्वीकरण के प्रकार ये आयाम पढ़ लेते हैं। पहला प्रकार है आर्थिक वैश्वीकरण इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन। इस प्रक्रिया में विभिन्न देशों के बीच व्यापार निवेश पूंजी का प्रभाव होता है, जिससे देशों के बीच आर्थिक निर्भरता बढ़ती है। यह प्रक्रिया प्रौद्योगिकी व संचार अंतर्राष्ट्रीय नीतियों व संधियों द्वारा संचालित होती है। जैसे जैसे दुनिया के देशों की सीमाएं अधिक पारगम्य होती जाती है, वैसे ही देशों की अर्थव्यवस्था का अधिक एकीकरण होने लगता है। आर्थिक वैश्वीकरण दो चरणों से संपन्न हुआ। जुलाई 1944 में ब्रिटेन वुड्स शहर में दो अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों की स्थापना हुई, जैसे कि आईएमएफ और विश्व बैंक। ठीक है। इनका काम था दुनिया भर के जरूरतमंद देशों को पैसा देना। फिर 30 अक्टूबर 1947 को टैरिफ और व्यापार पर सामान्य समझौता हुआ, GATT इसका नाम है। दूसरा चरण शीत युद्ध के अंत के बाद हुआ। ठीक है। एशिया अफ्रीका लैटिन अमेरिका के देशों में विकास हेतु अब वाशिंगटन सहमति अपनाई गई, जिसके अंतर्गत इन विकासशील राज्यों को अब अपने यहाँ नव उदारवादी नीतियाँ मुक्त बाजार व्यवस्था अपनानी होगी एवं इस हेतु राज्य का हस्तक्षेप न्यूनतम होगा। आर्थिक वैश्वीकरण के क्या फायदे वो पढ़ लेते हैं। वैश्विक व राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में वृद्धि हुई है। ठीक है। उपभोक्ताओं को प्राप्त वस्तुओं सेवा में विविधता ही है। पहले दोस्तों 1990 से पहले हमारे पास में कम ही ऑप्शन होते थे। आज शॉपिंग मॉल में देखें कि आपको एक प्रोडक्ट लेना होता है, उसी प्रोडक्ट की 50 कंपनियां आपको मिल जाती है। तो ये सब वैश्वीकरण के कारण हुआ है कि उपभोक्ता वस्तुओं और सेवाओं में डाइवर्सिटी आई है, विविधता आई है। स्थानीय व्यवसायों को अंतर्राष्ट्रीय बाजार सुलभ हुए हैं। आर्थिक वैश्वीकरण के नुकसान क्या है दोस्तों? आय में असमानता आई है। सांस्कृतिक विरासत व मूल्यों पर संकट आया। घरेलू व्यापारियों को नुकसान हुआ। इस प्रक्रिया के तहत दुनिया के देश व्यापार से संबंधित बाधाओं को दूर करने हेतु आर्थिक ब्लॉक बना लेते हैं, जहां पर वो व्यापार करते हैं। जैसे कि दोस्तों नाफ्टा, ये पहले ही बता रखा है, मैक्सिको कनाडा और अमेरिका ने मिलकर के ये
एक संगठन बना रखा है, नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट इसका नाम है, ठीक है, एक प्रकार का समझौता है। और यूरोपियन संघ, ये आर्थिक ब्लॉक है, ठीक है। फिर दूसरा प्रकार का वैश्वीकरण, राजनीतिक वैश्वीकरण। इस प्रक्रिया में देशों के राजनीतिक निर्णय व गतिविधियों का तेजी से अंतर्राष्ट्रीयकरण होता है, जिससे राष्ट्र की कठोर सीमाओं की भूमिका कम हो रही है। वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय संगठन वैश्विक शासन में न्याय व समानता की स्थापना कर रहे हैं, जैसे संयुक्त राष्ट्र, यूरोपियन संघ, नाटो, विश्व व्यापार संगठन, अंतर्राष्ट्रीय न्याय का न्यायालय। ये सभी दोस्तों पूरी दुनिया के अंदर न्याय समानता की स्थापना कर रहे हैं। आज अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को आकार व दिशा प्रदान करने में राज्यकर्ता के अलावा एनजीओ, एमएनसीज, नागरिक समाज भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र ने अपने अंगों, 6 अंग हैं इसके दोस्तों, है ना, चैप्टर नंबर 12 में पढ़ेंगे अपन अच्छे से। वह एजेंसियों की सहायता से न्याय, अधिकार, समानता व शांति की स्थापना की है, जैसे कि संयुक्त राष्ट्र का एक अंग है यूएनएससी। यूएनएससी ने दुनिया में शांति स्थापित की है, ठीक है, जिससे राष्ट्र राज्यों का महत्व आज घट गया है। तो दोस्तों पहले राज्य के पास में जिम्मेदारी होती थी, अब राज्यों की जिम्मेदारी कम होती जा रही, क्योंकि क्षेत्रीय संगठन और अंतर्राष्ट्रीय संगठन बखूबी रूप से काम कर रहे हैं। आज सोशल मीडिया भी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में अपनी अहम भूमिका निभा रही है दोस्तों, जैसे कि फेसबुक और यूट्यूब पर क्या चल रहा है उससे मतलब किसी भी राजनीतिक पार्टी के हित प्रभावित हो सकते हैं, ठीक है, कोई वोट उनको दे भी सकता है और नहीं भी दे सकता है। ये किसी भी देश के निर्णय कानूनों नियमों को प्रभावित करने की क्षमता रखते हैं सोशल मीडिया। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में अब जलवायु परिवर्तन, वैश्विक तापन, आतंकवाद, परमाणु प्रसार, मनी लॉन्ड्रिंग, हवाले का पैसा भी कहते हैं इसको दोस्तों, रोग, ड्रग एवं मानव तस्करी, व्यापार, पर्यटन जैसे मुद्दे शामिल हो गए हैं। आज़ाद होने के बाद उत्तर औपनिवेशिक देशों में तानाशाही प्रशासन स्थापित हो गया था, फिर वहाँ के लोगों ने मिलकर व अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों की सहायता से लोकतंत्र को स्थापित किया है। अतः राजनीतिक वैश्वीकरण के कारण दुनिया में उदार लोकतंत्र, समान अधिकार, समानता है दोस्तों ये, स्वतंत्रता जैसे मूल्यों का प्रचार हुआ है। उदाहरण देखिए आप, ग्रीन पीस एक एनजीओ है, ने आंदोलन करके अनेक देशों को मजबूर किया कि वो उचित पर्यावरण संरक्षण नीतियों को लागू करें। तीसरा टाइप है कल्चरल ग्लोबलाइजेशन, सांस्कृतिक वैश्वीकरण। इस प्रक्रिया में किसी स्थान के लोगों की संस्कृति, रीति रिवाजों, विचारों का शेष विश्व में प्रसार होता है, जैसे खाद्य पदार्थों एवं व्यंजनों का प्रचार प्रसार, फैशन का प्रसार, अंग्रेजी भाषा का दुनिया के अनेक देशों पर बोले जाना, और मैकडोनाल्डीकरण या फिर बर्गरीकरण। मैकडोनाल्डीकरण एक प्रक्रिया है दोस्तों कि अमेरिका के जो फास्ट फूड है वो पूरी दुनिया में फैल गए हैं, रेस्टोरेंट बढ़ गए हैं। उपनिवेशीकरण के कारण सांस्कृतिक वैश्वीकरण की प्रक्रिया दुनिया में आगे बढ़ी है, जैसे कि यूरोप की कंपनियां दोस्तों फ्रांसीसी, पुर्तगाली, स्पेनिश, डच, डेनिश और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, इन्होंने पूरी दुनिया भर के देशों को गुलाम बनाया, वो प्रक्रिया उपनिवेशीकरण कहलाई। तो जैसे कि इंग्लैंड ने भारत पर शासन किया, तो दोस्तों आज भी देखिए अंग्रेजी बोलना लोग यहाँ पर पसंद कर रहे हैं, ठीक है, और इंग्लिश खान पान, इंग्लिश पहनावा। तो सांस्कृतिक वैश्वीकरण की प्रक्रिया किसके कारण आगे बढ़ी? उपनिवेशीकरण के कारण। वर्तमान में इंटरनेट, टेलीविजन, प्रवासन, प्रवासन का मतलब जब एक नागरिक अपने देश को छोड़कर दूसरे देश में चला जाता है उसको प्रवासन या फिर माइग्रेशन कहते हैं। तो उसके कारण से दुनिया की विभिन्न संस्कृतियों का प्रसार अलग अलग देशों में हो रहा है। विकसित व विकासशील देशों में पश्चिमी जीवन शैली बढ़ रही है। विद्वान इसे दुनिया का अमेरिकरण कह रहे हैं, यानी कि पूरी दुनिया में अमेरिका की संस्कृति फैल रही है। चीनी थाई, थाई मतलब थाईलैंड की जो संस्कृति है दोस्तों, उसका शॉर्ट में लिख दिया मैंने थाई, ठीक है। इतालवी, भारतीय, मैक्सिको के व्यंजन जो खाने हैं दुनिया भर में प्रसिद्ध हो रहे हैं। यूरोप का संगीत दुनिया के अलग अलग देशों के होटल, रेस्टोरेंट में सुना जा सकता है। इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट व सोशल मीडिया, इंग्लैंड, अमेरिका जैसे देशों का फैशन पूरी दुनिया में पहुंचा रही है। ये इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट और सोशल मीडिया, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जानते हो ना आप, जैसे कि टेलीविज़न, प्रिंट मतलब अखबार, और सोशल मीडिया मतलब एफबी, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, स्नैपचैट, ये सब। लाभ क्या दोस्तों? विशेष सांस्कृतिक मूल्य, जैसे कि भाषा व रीति रिवाज विलुप्त होने से बचते हैं, इसका लाभ है। दूसरा इसका लाभ, इससे सकारात्मक सामाजिक परिवर्तन होते हैं। तीसरा लाभ, आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलता है। चौथा, मानव के जीवन के विभिन्न आयामों का विकास होता है। इससे हानियाँ क्या है दोस्तों? स्थानीय संस्कृति का विनाश होता है, असमानताएं बढ़ती है, गरीबी अमीरी बढ़ती है, संस्कृतियों में टकराव होता है और पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचता है। सांस्कृतिक वैश्वीकरण की हानियाँ हैं। फिर भू राजनीतिक वैश्वीकरण क्या है दोस्तों? जियो पॉलिटिकल ग्लोबलाइजेशन,
इस प्रक्रिया में यह अध्ययन किया जाता है कि 21वीं सदी में वैश्वीकरण के कारण भू राजनीति पर क्या क्या प्रभाव पड़ रहे हैं। वर्तमान में प्राकृतिक संसाधनों पर नियंत्रण पाने हेतु अनेक राज्य परस्पर प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। इससे राज्यों के बीच संघर्ष भी बढ़ा है, जैसे कि दोस्तों रूस व यूक्रेन, इसराइल और फिलिस्तीन के बीच में संघर्ष व भू राजनीतिक वैश्वीकरण कहा जा सकता है। वर्तमान में अनेक क्षेत्रीय संगठनों का उदय हुआ है जो परस्पर जुड़कर अपने व्यापारिक रणनीतिक आर्थिक हितों को पूरा कर रहा है, जैसे कि ओपेक लिख दिया है। ओपेक क्या चीज़ है? एक संगठन है, तेल निर्यातक देशों का एक संगठन है, ठीक है। अपेक लिख दिया है, एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉरिडोर, एशिया प्रशांत आर्थिक गलियारा। G7 एक ग्रुप है दोस्तों, 7 देश है। G20 अफ्रीकन संघ और क्वाड, इसमें क्वाड में 4 हैं, जापान, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और भारत। तो ये सभी क्षेत्रीय संगठन हैं और इन क्षेत्रीय संगठनों में जो सदस्य होते हैं वो परस्पर जुड़कर व्यापारिक रणनीतिक आर्थिक हितों को पूरा कर रहे हैं। वर्तमान भू राजनीति में मात्र एक देश विश्व का नेता नहीं बन सकता, साथ ही छोटे व कमजोर देश भी शक्तिशाली संगठनों में जुड़कर अपने राष्ट्रीय हितों को पूरा कर रहे हैं। जैसे कि मैंने अफ्रीका का एक छोटा देश बताया था, जिम्बाब्वे, राइट। तो समझे आप, भारत ने हिंद महासागर में अपनी राजनीतिक शक्ति को मजबूत किया। वर्तमान में अफ्रीका को अरब के देशों के पास प्राकृतिक संसाधन होने से दुनिया के अनेक देश इनसे अच्छे राजनीतिक संबंध बना रहे हैं, जिससे अफ्रीका व अरब देश अपने संसाधनों की मदद से अपनी राजनीतिक शक्ति मजबूत कर रहे हैं। फिर पर्यावरणीय वैश्वीकरण यहाँ पे लिख दिया है। यह पर्यावरण संरक्षण के संबंध में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न देशों द्वारा किए गए सहयोग को बताता है। यह सहयोग संधियों एवं समझौतों के रूप में होता है। अंतर्राष्ट्रीय संगठन NGO विभिन्न देश मिलकर संसाधन ऊर्जा संरक्षण से संबंधित पर्यावरण प्रबंधन नियमों को निर्धारित करते हैं। ये पर्यावरणीय वैश्वीकरण है, यानी कि जितने भी दुनिया के देश हैं वो आज मिलकर के सहयोग कर रहे हैं ताकि पर्यावरणीय समस्याएं खत्म की जा सके। जैसे कि कुछ लिख दिया है मैंने पर्यावरणीय वैश्वीकरण के उदाहरण। पृथ्वी दिवस जैसे कि 22 अप्रैल 1970 को मनाया गया, ठीक है। 1972 का स्टॉकहोम सम्मेलन जो कि स्वीडन के स्टॉकहोम सिटी में हुआ था, ठीक है। 1987 का मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने वाले पदार्थों में कमी की बात इसमें की गई थी मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में। 1992 का पृथ्वी सम्मेलन जो कि ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो शहर में हुआ था। जापान के क्योटो सिटी में दोस्तों 1997 का क्योटो प्रोटोकॉल हुआ। ग्रीन हाउस गैसों की मात्रा को कम करने के लिए इसमें बातें कही गई। इसके अलावा दोस्तों दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग शहर में 2002 ईस्वी का रियो प्लस 10 सम्मेलन होता है। 2015 का पेरिस सम्मेलन जहाँ पर 17 विकास के लक्ष्य हैं वो तय किए गए। ये सब पर्यावरणीय वैश्वीकरण के उदाहरण हैं। तो वर्तमान में ग्लोबल वार्मिंग व क्लाइमेट चेंज के कारण अनेक पर्यावरणीय समस्याएं उत्पन्न हुई है। सबसे विनाशकारी प्रभाव छोटे द्वीपीय देशों पर पड़ा है, अतः पर्यावरणीय सहयोग वर्तमान समय की मांग है। पर्यावरणीय वैश्वीकरण को विकसित देशों द्वारा समर्थित किया जाता है, जबकि अल्प विकसित व विकासशील देशों द्वारा इसे अपने आर्थिक विकास के मार्ग में बाधा के रूप में समझा जाता है। तो समझे आप कि आज के टाइम पर दोस्तों जो गरीब देश है वो बोलता है कि भाई हमें तो उद्योग लगाने की जरूरत है, भले ही प्रदूषण हो रहा है। तो अमेरिका जैसे देश कहते हैं कि भाई उद्योग मत लगाओ क्योंकि इससे बहुत धुआं निकलता है, ठीक है। तो गरीब देश कहते हैं कि यार तुम लोगों ने तो पहले ही अपना विकास कर लिया, अब हमारी बारी है तो तुम हमें ज्ञान दे रहे हो, ठीक है। तो पर्यावरणीय वैश्वीकरण को गरीब देशों के द्वारा ये एक बाधा के रूप में समझा जाता है। इसलिए इस विवाद को दूर करने के लिए पृथ्वी सम्मेलन में पहली बार CBDR का कॉन्सेप्ट आया दोस्तों, कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, हिंदी में कहेंगे तो समान परंतु विभेदित जिम्मेदारियां। यानी कि दोस्तों विकासशील देश उनकी जिम्मेदारी अलग होंगी, वो पर्यावरण को बचाने के लिए अलग तरह से प्रयास करेंगे, और विकासशील व अल्प विकसित देश हैं वो अलग तरह से प्रयास करेंगे। तो जिसके तहत कहा गया CBDR के तहत जितना अधिक विकसित व औद्योगिकृत देश होगा जलवायु परिवर्तन के प्रति उतनी उसकी जिम्मेदारियां होंगी, तथा वह विकासशील व अल्प विकसित देशों को उनके विकास में सहयोग करेगा। ये CBDR की कुछ बातें ध्यान में रखना। ग्रीन पीस एक दोस्तों NGO है, इसने भी पर्यावरण संरक्षण हेतु वैश्विक स्तर पर आंदोलन किए हैं। वैश्विक वन्य जीव कोष वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड द्वारा अर्थ आवर पहल लाई गई। अर्थ आवर एक दोस्तों इनिशिएटिव है, WWF के द्वारा लाई गई थी। इसके अंतर्गत कहा जाता है कि प्रत्येक साल के जो मार्च महीना होता है उस मार्च महीने के अंतिम शनिवार को शाम 8:30 बजे से लेकर शाम 9:30 बजे तक बिजली बंद कर दी जाती है। पर्यावरणीय वैश्वीकरण का एक अन्य उदाहरण है। वैश्वीकरण का राष्ट्र, राज्य और संप्रभुता पर क्या प्रभाव पड़ता है एक बार देख लेते हैं। वैश्वीकरण के कारण राज्य राजनीतिक आर्थिक सांस्कृतिक रूप से प्रभावित होता है। राजनीतिक रूप से इसने राज्य की संप्रभुता को नुकसान पहुंचाया है। आर्थिक रूप से इसने राज्य में आर्थिक विषमताएं उत्पन्न कर दी, यानी कि कुछ देश बहुत ज़्यादा अमीर बन गए हैं, कुछ देश बहुत ज़्यादा गरीब। सांस्कृतिक रूप से इसने राज्य में नागरिकों के प्राचीन मूल्यों भाषा रीति रिवाज को नुकसान पहुंचाया है।
220 नंबर का सवाल होगा ये आपके पेपर में, ध्यान देना। बहुराष्ट्रीय कंपनियों के उदय से राज्य की नीति निर्णय लेने की क्षमताएं प्रभावित हो गई है। जैसे कि बताया, एमएनसीज के बाद में काफ़ी पैसा होता है भाई, पैसे के सामने अच्छे अच्छे राज्य, अच्छे अच्छे देश झुक जाते हैं। राजनीतिक रूप से वैश्वीकरण ने लोकतांत्रिक आदर्शों और मानवाधिकारों के प्रसार को बढ़ावा दिया है, जिससे राज्यों के बीच नियंत्रण खोने की भावना को जन्म दिया है। क्योंकि वैश्विक संस्थानों व एनजीओ के दबाव में आकर राज्य को समझौते व संधियों पर हस्ताक्षर करने पड़ते हैं, और इस हेतु दोस्तों किसी भी देश को अपनी जो संप्रभुता होती है, अपनी जो शक्ति होती है राज्य की, उसको साइड में रखना पड़ता है, उसको छोड़ना पड़ता है। तो वर्तमान में राज्य को अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का सम्मान करना पड़ता है, मनमानी नहीं कर सकता आज के टाइम पे कोई देश, तभी उसके राष्ट्रीय हित पूरे होते हैं। सांस्कृतिक रूप से वैश्वीकरण ने विचारों को, मूल्यों को, सांस्कृतिक प्रथाओं के आदान प्रदान को बढ़ावा दिया, जिससे समाज समृद्ध हुआ है। लेकिन सांस्कृतिक समरूपता, कल्चरल होमोजिनाइजेशन और पारंपरिक संस्कृतियों के नुकसान के बारे में चिंताएं पैदा हुई है। दोस्तों, ये सांस्कृतिक समरूपता क्या होती है? जैसे कि आप देखें कि गुरुग्राम के अंदर इंटरनेशनल कंपनीज है, लेकिन जो भारतीय वहाँ पर काम करते हैं वो सूट बूट और जूते पहन के जाते हैं, वो अमेरिका की संस्कृति का ही हिस्सा है। ठीक है, तो किसी भी देश के जो लोग हैं वो अगर दूसरे देश की संस्कृति को अपनाने लग जाएं तो इसको सांस्कृतिक समरूपता कहते हैं। ये अपने आप में ये खतरा होती है किसी भी देश की संस्कृति के लिए। तो ये वैश्वीकरण के कारण राज्य में प्रभाव दिख रहा है नागरिकों पर। सूचना प्रौद्योगिकी और मीडिया के प्रसार ने सांस्कृतिक वैश्वीकरण को और तेज कर दिया है, जिससे राष्ट्रीय पहचान और सामाजिक मूल्य प्रभावित हुए हैं। वैश्वीकरण के कारण आज जलवायु परिवर्तन, आतंकवाद, ड्रग तस्करी जैसे वैश्विक मुद्दों को लेकर आज दुनिया के विभिन्न देश एक मंच पर इकट्ठा हो रहे हैं, जिससे राष्ट्र राज्यों के बीच सहयोग बढ़ा है। आर्थिक रूप से वैश्वीकरण ने बाजारों को खोलने, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, निवेश के विस्तार को बढ़ावा दिया है। कई देशों को इसका बहुत फायदा मिला, जबकि कई राष्ट्र राज्यों में गरीबी बढ़ी है, अर्थात राष्ट्र राज्यों के बीच आर्थिक असमानताएं फिलहाल बढ़ी है। क्योंकि किसी विकसित देश की बहुराष्ट्रीय कंपनी किसी पिछड़े देश में व्यापार करके तो जो लाभांश कमाती है, उस पैसे को वह पिछड़े देश में ना निवेश करके अपने देश में निवेश करती है। वर्तमान में प्रौद्योगिकी, सूचना नेटवर्क, सीमा पार व्यापार और आतंकवाद, सांस्कृतिक प्रवाह, ज्ञान एवं पूंजी प्रवाह के कारण राज्य का अधिकार क्षेत्र सीमित हो गया है। ठीक है, तो ये सब राज्य पर प्रभाव है वैश्वीकरण का। आईएमएफ यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक द्वारा विकासशील देशों में संरचनात्मक समायोजन कार्यक्रम, जिसको इंग्लिश में कहते हैं एसएपी, स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम की नीतियों को लागू किया जाता है, जिससे राज्य की अर्थव्यवस्था से संबंधित घरेलू निर्णय प्रभावित होते हैं। दोस्तों, आईएमएफ और विश्व बैंक पैसा तो दे देते हैं गरीब देशों को, लेकिन उन्हें जबरदस्ती कहते हैं कि हम आपकी जो आर्थिक नीति है वो हम ही लागू करेंगे, आपके यहाँ पे जो राजकोषीय और मौद्रिक नीति है उसको भी हम ही देखेंगे, बजट भी हम ही बनाएंगे। तो इस तरह से गरीब देशों का शोषण होता है, जैसे कि मैक्सिको और बांग्लादेश का किया है आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक ने। रॉबर्ट कोहेन व जोसेफ न्याय के अनुसार वैश्वीकरण के कारण राष्ट्र राज्यों का एनजीओ के साथ संपर्क बढ़ रहा है। अब राज्यों के पास सुरक्षा के अलावा अन्य मुद्दे भी हैं जिन्हें वे अन्य राज्यों के साथ सुलझाना चाहते हैं। इस हेतु राज्यों को आज क्षेत्रीय मंचों व अंतर्राष्ट्रीय मंचों का सहारा लेना पड़ता है। वैश्विक वस्तुओं के उत्पादन, वितरण, खपत के कारण राज्य को सीमा पार व्यापार करना पड़ रहा है। एक राज्य को आज डब्ल्यूटीओ के दिशा निर्देशों का पालन करना पड़ता है, क्योंकि पहले राज्य अपने देशी व्यापार को बचाने हेतु संरक्षणवादी नीतियां अपनाता था। इससे राज्य की आर्थिक संप्रभुता खत्म होती जा रही है। विद्वानों के अनुसार वैश्वीकरण से सिर्फ उत्तर के देशों को फायदा हुआ है, जबकि दक्षिण के देशों की सांस्कृतिक, सामाजिक, राष्ट्रीय पहचान वर्तमान में खतरे में है। वैश्वीकरण के कारण वेस्टफेलिया व्यवस्था जो 1648 ईस्वी में बनाई गई थी, इसके तहत कहा गया था कि एक राज्य के पास में सभी ताकतें होंगी, वह अपने क्षेत्र में संप्रभु होगा। तो वो मतलब महत्वहीन होती नजर आ रही है। पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था, जिसके अनुसार एक राज्य के पास अपने क्षेत्र में अनन्य संप्रभुता, एक्सक्लूसिव सॉवरेनिटी होगी। वर्तमान में प्रत्येक राज्य दूसरे राज्य पर निर्भर है। आज किसी भी राज्य के लिए मुश्किल होगा कि वह बिना किसी राज्य के प्रभाव के तथा स्वतंत्र होकर दुनिया पर शासन कर सके। जैसे हम पहले विश्व युद्ध के बाद इंग्लैंड की निर्भरता यूएसए पर बढ़ गई। तो दोस्तों, आज के टाइम पर कोई ऐसा नहीं कि एक देश आइसोलेशन में रहे, जुड़ाव तो करना पड़ेगा, सहयोग उसे करना ही पड़ेगा वैश्विक स्तर पर। ठीक है, आगे पढ़ते कैपिटल ई पॉइंट, वैश्वीकरण, अंतर्राष्ट्रीय संबंध और वैश्विक राजनीति। वर्तमान में गैर राज्यकर्ताओं जैसे बहुराष्ट्रीय निगम, ट्रांसनेशनल कॉरपोरेशन, दोस्तों ये ट्रांसनेशनल कॉरपोरेशन एमएनसी का ही दूसरा नाम है। ठीक है, जिनका 2 से अधिक देशों में व्यापार चलता है, टीएनसी इसको इंग्लिश में कहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों के कारण एक राज्य ने अपनी अर्थव्यवस्था व राजनीति पर नियंत्रण खो दिया है। द्वितीय विश्व युद्ध बाद इन गैर राज्यकर्ताओं ने
दुनिया में सहयोग व शांति को भी स्थापित किया, लेकिन राज्य की संप्रभुता कम हुई है। शीत युद्ध के दौरान अंतर्राष्ट्रीय राजनीति व्यवस्था को निर्धारित करने वाली विश्व में दो ही शक्तियां थी, अमेरिका व यूएसएसआर। इस समय राज्यकर्ता महत्वपूर्ण होते थे, लेकिन वर्तमान में बहुधुरीय व्यवस्था स्थापित होने के कारण आज वैश्विक राजनीति में छोटे राज्यकर्ता व अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों व एनजीओ का प्रभाव स्पष्ट रूप से नजर आता है। वैश्वीकरण से पहले वैश्विक राजनीति में बड़े राज्यकर्ता महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे। आज छोटे राज्य भी व्यापार व जुड़ाव के लिए बड़े राज्यों से अपने संबंध मजबूत बनाकर अपनी आर्थिक समृद्धि सुनिश्चित कर रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में अब उदारीकरण निजीकरण वैश्वीकरण की अवधारणा आने से राज्य के नेतृत्व वाली राजनीति का अंत हो गया है। इससे मानव का जीवन स्वतंत्र व सुरक्षित बना है। पहले वैश्विक राजनीति का उद्देश्य राज्य को सुरक्षित करना होता था तथा युद्ध की सोचते थे सब लोग, लेकिन आज है दोस्तों, मानव की सुरक्षा जरूरी हो गई है। मानव का जो जीवन है वो अच्छा होना चाहिए, इसलिए आर्थिक सहयोग बढ़ रहा है वैश्वीकरण के कारण। वैश्वीकरण के कारण आज वैश्विक समाज के सामने निम्न चुनौतियां भी उत्पन्न हुई है। तो दोस्तों पॉजिटिव पॉइंट है तो नेगेटिव पॉइंट भी है वैश्वीकरण के, जैसे कि अवैध प्रवासन, इलीगल गैर कानूनी तरीके से जब नागरिक अपने देश को छोड़कर दूसरे देश में भाग जाते हैं, ठीक है, वो समस्याएं बढ़ रही है। मानवाधिकारों का उल्लंघन, आतंकवाद, मानव सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन और जातीय मुद्दे बढ़ रहे हैं। अतः इन समस्याओं को हल करने हेतु सभी देश द्विपक्षीय बहुपक्षीय स्तर पर परस्पर सहयोग कर रहे हैं। द्विपक्षीय का मतलब जब दो देश किसी भी एक समस्या को सुलझाते हैं। बहुपक्षीय का मतलब जब बहुत सारे देश हैं वो एक समस्या को सुलझाते हैं। प्रभावी और न्यायपूर्ण वैश्विक राजनीति करने से ही वैश्विक मुद्दे सुलझ पाएंगे। वैश्वीकरण का आलोचनात्मक विश्लेषण पढ़ लेते हैं। विद्वान अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में वैश्वीकरण के राज्य पर प्रभाव का अध्ययन करने के निष्कर्ष निकालते हैं कि इस प्रक्रिया के कारण सिर्फ विकसित देशों को ही फायदा हुआ है। वे दुनिया में नया साम्राज्यवाद फैला रहे हैं दोस्तों, एक आर्थिक साम्राज्यवाद फैला रहे हैं जितने भी अमीर देश है, क्योंकि आज के टाइम पर किसी भी देश को गुलाम नहीं बनाया जा सकता है। जबकि कुछ विद्वान के अनुसार इससे तीसरी दुनिया को फायदा हुआ है और वो आगे बढ़े हैं। तो कुछ विद्वान बुराई करते, कुछ मतलब अच्छाई बताते हैं वैश्वीकरण की। एक तर्क के अनुसार वैश्वीकरण के कारण विकसित व तीसरी दुनिया के देशों के बीच आर्थिक असमानता उत्पन्न हुई है। आईएमएफ विश्व बैंक यूएनओ जैसी संस्थाओं पर भी लोगों का भरोसा कम होता जा रहा है, क्योंकि ये संस्थाएं बड़ी वैश्विक शक्तियों के कहने पर ही काम करती है। 2018 में यूएसए के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने डब्ल्यूटीओ से अमेरिका के निकलने की धमकी दी थी, क्योंकि ट्रंप के अनुसार डब्ल्यूटीओ अमेरिका के व्यापार को सुधारने हेतु कोई ठोस कदम नहीं उठा रहा था। इसके अलावा ब्रेटन वुड्स संस्थानों जैसे कि आईएमएफ और विश्व बैंक ने भी विकासशील देशों में संरचनात्मक समायोजन कार्यक्रम को लागू करके उनकी संप्रभुता को खतरे में डाला है। वैश्वीकरण की कमियां अब जब उजागर हुई, जब वैश्विक स्तर पर 2008 और 9 के बीच में आर्थिक संकट आया था। तो दोस्तों वैश्वीकरण के फायदे भी और नुकसान भी है, ठीक है। तो इससे राज्य की संप्रभुता में कमी आई है। आजातीय, धार्मिक और नस्लीय तनाव बढ़ रहे हैं दुनिया में। बेंजामिन बार्मर के अनुसार वर्तमान में मैकवर्ल्ड और जिहाद के बीच में संघर्ष चल रहा है। मैकवर्ल्ड मतलब अमेरिका अपनी संस्कृति को प्रमोट कर रहा है, और जिहाद का मतलब है जितने भी जो अरब देश हैं, ठीक है, वो पुरानी थोड़े विचारों पे चलते हैं, ठीक है, वो अमेरिका की संस्कृति का विरोध कर रहे हैं, ठीक है। तो दोस्तों इस तरह से ये जो चैप्टर नंबर 11 है वैश्वीकरण, वो कंप्लीट होता है। आई होप आपको समझ में आएगा। इसके नोट्स बनाएं दोस्त, और अपने दोस्तों के साथ में इसको शेयर करें। मिलते हैं चैप्टर नंबर 12 में, जिसमें अपन संयुक्त राष्ट्र के कार्य और भूमिका पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच एवरीवन, हैव ए गुड डे, गॉड ब्लेस यू।